अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है वसीम अल्ताफ साहब ने और हम उनको सुनते रहते हैं डिफरेंट चैनल्स के ऊपर और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात किया करते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू। सर आज हम जरा बात करेंगे, एक तो पाकिस्तान की बात करेंगे कि किस तरह से जो है वो पाकिस्तान की सिचुएशन हम देख रहे हैं खराब से खराबतर होती चली जा रही है, चाहे इकोनॉमी को ले लीजिए चाहे फॉरेन पॉलिसी को ले लीजिए। लेकिन जब हम बात करते हैं डिफरेंट लोगों से अपने शोज में तो लोग यही कहते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है कि उसकी जितनी भी कंट्रीज के साथ बॉर्डर लगते हैं, चाहे वो चाइना है चाहे वो इंडिया है या ईरान, अफगानिस्तान, सबके साथ टर्म्स अच्छे होने चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि हम यही देखते हैं कि एक बार फिर DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें वो इंडिया को तड़ियां लगाते हुए या धमकियां देते हुए नजर आते हैं। तो सर आखिर ये लोग भारत के साथ टर्म्स को बेहतर क्यों नहीं करते, जबकि ये चीज हमारे ही फायदे में है। देखिए, एक अजीब किस्म का एक विशस एक ट्रैप है जिसके अंदर हम फंस चुके हैं। और जो भी कोई इंडिया से दोस्ती की बात करे उसको कहा जाता है कि ये मोदी का यार है, उसको कहा जाता है ये गद्दार है, उसको कहा जाता है कि ये इस मुल्क का वफादार नहीं है। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी यही बात करते रहे हैं, करते हैं। हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है, खसूसन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो भी ये समझते हैं कि उनका फरीजा है कि सबसे पहले उन्होंने दुश्मनी ही की बात करनी है। तो ये तो एक हमारे यहाँ एक ट्रेंड या एक एटीट्यूड डेवलप हो चुका है। अच्छा, अब मेरा ख्याल ये है कि जब आप भारत दुश्मनी की बात करते हैं तो एक तरीके से इनडायरेक्टली आप अपनी हुबुल वतनी साबित कर रहे होते हैं कि जनाब हम चूंकि इंडिया के दुश्मन हैं, इसलिए आप हमें मुहब्बे वतन समझें। और वो लोग जो कि इंडिया के साथ दोस्ती की बात करते हैं उनको एक नेगेटिव एक अंदाज में पेश किया जाता है। तो बेसिकली ये सब जो है ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये बातें की जाती हैं, लोगों को बताने के लिए जी कि हम मुहिब्बे वतन हैं लिहाजा हम भारत दुश्मनी की बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अब जो दौर है उसमें आप अपनी जो रीजनल कंट्रीज हैं, जो आपके बॉर्डर्स जिनके साथ लगते हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ दुश्मनी रख के आप कभी भी प्रोग्रेस कर नहीं सकते। अब देखिए यूरोप में क्या ट्रेंड चल रहा है कि अब तो आपको ये भी पता नहीं चलता कि एक मुल्क का बॉर्डर कहाँ खत्म हुआ और दूसरे मुल्क का बॉर्डर कहाँ से शुरू हुआ। और उनमें इतनी ट्रेड एंड कॉमर्स में इतनी कॉपरेशन हो रही है, इतना वो आपस में इनकी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स एक मुल्क से दूसरे मुल्क में वो आ जा रही हैं। अभी हम जो इस प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि किताबें तक नहीं आ सकती, रिसाले अखबार, जो ऑनलाइन मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वो सब इन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं। यानी मतलब आप कहीं पे भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि आप वो चीजें जो आपके फायदे में है, जो आपके मुल्क के लोगों के फायदे में है, उनको आप ब्लॉक कर दें। तो बस बेसिकली ये एक एक फैशन बन गया है कि एनमिटी की बात की जाए, लोगों को एक दूसरे से जुदा रखा जाए और उनको वही चीज फीड की जाए जो कि स्टेटस को मेंटेन रखती है। तो सब्सटेंस तो कोई नहीं होता इन बातों में, लेकिन ये बातें फिर भी की जाती हैं। और मालूम नहीं कब इन लोगों को समझ आएगी कि यार इन बातों का कोई फायदा नहीं है, हमने आगे जाना है, हमने इकोनॉमिक फील्ड में तरक्की करनी है, ट्रेड एंड कॉमर्स को हमने बढ़ावा देना है। इंडिया और चाइना का ही आप देख लें कि उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उनके बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन इसके बावजूद 120 बिलियन डॉलर की तिजारत हो रही है। और इसी तरह देख ले बांग्लादेश के इश्यूज हैं इंडिया के साथ।
लेकिन वहां पे भी आप देख लें कि वो इतनी क्लोज कॉपरेशन होती है दोनों मुल्कों के दरमियान। तो ये सब बिल्कुल है कुछ जो है। सर। जी 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 जी। सर लेकिन आप ये भी देखिए ना कि इंडिया की जिस तरह से इकोनॉमी आगे जा रही है, फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी उनकी जैसे चल रही है, तो हमें तो उल्टा उनसे सीखना चाहिए। हम अभी तक जो है, आपने देखा लास्ट टाइम भी जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें उन्होंने जो है उनके प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी गलत जबान इस्तेमाल की और फॉरेन मिनिस्टर के बारे में भी। लेकिन इसके बावजूद अभी वो एससीओ की मीटिंग में जा रहे हैं, तो आपके ख्याल से उनको किस तरह का बिहेव करना चाहिए और क्या बात कुछ आगे बढ़ेगी? वैसे सुनने में तो यही आ रहा है कि वहां की लीडरशिप के साथ इनकी कोई मीटिंग नहीं है, मगर फिर भी पाकिस्तान के लोग जो हैं वो भी ये चाहते हैं कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर हो, ट्रेड ओपन हो। कब तक ये मुल्क को लोन मांग मांग के चलाते रहेंगे? जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये अभी जा रहे हैं वहां पे। और अब आई डोंट नो कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। ये जो अभी विजिट है एससीओ का, तो लेकिन पर्सनली मैं समझता हूं कि जहां तक हमारी इंडिया पॉलिसी का ताल्लुक है, तो इसमें इसमें मेरा ख्याल है कि कोई खास डेवलपमेंट के चांसेस मुझे नजर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये जो हमारी पॉलिसी है इसको कुछ और लोग तश्कील देते हैं। फॉरेन मिनिस्टर का तो बड़ा एक रोल, कह लें कि एक वाजिबी सा रोल होता है इसमें। वो स्क्रीन पे फॉरेन मिनिस्टर होता है, लेकिन पॉलिसीज कुछ और लोग बनाते हैं। और जब तक उन लोगों में ये रियलाइजेशन नहीं आएगी कि हमने इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं और यही हमारे फायदे में है। अगर यही ले लें कि 130 करोड़ लोगों की वो मार्केट है जो हमें दस्तयाब होगी, पहली बात। और दूसरा आप ये देख लें कि अगर हम ये जो राहदारी देते हैं उनको, हम्म, और वो इंडिया ट्रेड शुरू करता है, उसको एक पैसेज वे मिल जाता है सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक, अफगानिस्तान तक, तो उस पे जो हम टैरिफ कलेक्ट करेंगे, यानी जो उस पे हमें रेवेन्यू मिलेगा, वो ही आप सोचें कि यानी अ, एक अंदाजे के मुताबिक $30 बिलियन पर एनम है। हम्म, तो ये चीजें तो हमारे फायदे में जाती हैं, हमें कोई नुकसान नहीं है। आप देखें हमारा हमारी हमारा कल्चर, हमारी हिस्ट्री, हमारी पास्ट हेरिटेज, हर चीज कॉमन है। हमारे जो हेल्थ इश्यूज हैं वहां भी वही हेल्थ इश्यूज हैं, हमारे जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, हमारे हाउसिंग के मसाइल हैं, हमारे पानी के मसाइल हैं, वो सारे कॉमन हैं। हमारे इश्यूज हम्म, इंडिया के साथ साझे हैं। तो हम यहाँ पे क्यों नहीं हम कॉपरेट करते? और हमने एक ऐसे मसले को लेके हम वक्त जाया करते रहे हैं और एनर्जी जाया करते रहे हैं, पैसा हम बर्बाद करते रहे हैं, जिसका आज 75 साल के बाद हमें कोई उसका रिवॉर्ड नहीं मिला। तो हमें जरूरत क्या है कि हम एक एक ऐसे इशू को, एक नॉन इशू को हमने इशू बनाया हुआ है, और इंडिया के साथ हमने खामखा एक ताल्लुकात खराब किए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि पर्सनली मैं समझता हूँ एक और चीज भी कि कुछ अब रियलाइजेशन जो है ना वो उन हलकों में भी पैदा होना शुरू हो गई है। वो स्क्रीन पे आके तो ये बात नहीं करेंगे। अब अगर फॉरेन मिनिस्टर जा रहा है, या जा रही है, हमारी एक खातून जा रही हैं, या वो बिलावल साहब, बिलावल तो नहीं, मेरा ख्याल है हिरान रब्बानी खर जा रही हैं, सर तो बिलावल जा रहे तो हैं। बिलावल जा रहे हैं, ओके। जी। तो वो बिलावल जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो उन हलकों की आशीर्वाद हासिल है उन्हें, इसीलिए वो जा रहे हैं। अदरवाइज अगर वो कहते हैं कि नहीं जाना तो फिर ना जाते वो। और दूसरा, फिर इन लोगों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती, आप हम्म, वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करें। अब ये कहना जी बुचर ऑफ गुजरात, यार हम्म, ये कहाँ की जुबान है? ये आप एक ऐसे लीडर के बारे में, 1 अरब 30 करोड़ लोगों का जो लीडर है, उसके बारे में आप ये जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप वहां जाएंगे और इन केस आपका सामना होगा, तो आप
को खुद ही शर्म आएगी यार कि मैंने क्या जुबान इस्तेमाल की थी। तो मेरा ख्याल है थोड़ा बिल्कुल सा एहतियात करनी चाहिए इसमें। जी। बिल्कुल जी सर, आज। क्योंकि सर उनके सीनियर भी हैं एक तरह से, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हों चाहे डॉक्टर हाँ। जयशंकर आज। हों, जिनकी मैं बहुत आज। बड़ी फैन हूं डॉक्टर जयशंकर की। तो मैं जी तो कई बार जी। कह भी चुकी हूँ कि इंडिया को चाहिए कुछ टाइम के लिए अपना फॉरेन मिनिस्टर हमें दे दें, शायद हम भी कुछ संभल जाएं। बाकी जो चीज आप कह रहे थे सर कि एक जैसे लोग हैं और एक जैसी बात है, तो जाहिर है सर, भारत को तोड़ के ही तो पाकिस्तान बनाया इन्होंने, तो वहां से उसी तरह के लोग हैं ना जैसे वहां पर मौजूद हैं। मगर सर जी बात सारी ये होती है कि इस वक्त इंडिया की, चाहे आप इकोनॉमी को देख लें चाहे एजुकेशन सिस्टम को देख लें या कुछ भी, वो बहुत आगे की तरफ वो लोग जा रहे हैं। एससीओ की मीटिंग्स हो रही हैं, G20 को वो लीड कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ से जब DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो बजाय कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाने के, कोई ऐसी बात करने के जिससे कि मामलात बेहतर हो, और उल्टा ये कहते हैं कि जी जंग को हम भारत के दरवाजे तक ले जाएंगे या घर तक ले जाएंगे। इसकी क्या वजह लगती है? क्या ये कि इनकी दुकानें क्योंकि थोड़ी ठंडी पड़ गई हैं, जो ये डिफेंस बजट के नाम पर, और डिफेंस और DHA और ये सब कुछ बनते हैं इनके, तो क्या उसमें कोई उनको लग रहा है कि पैसा नहीं मिल रहा? या लोग जो अब एकदम से पहले भी कहा करते थे, लेकिन अब इमरान खान ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है कि खुल्लम खुल्ला जो है ना, वो स्टैब्लिशमेंट और उनका नाम लेके इमरान खान बोला करते हैं, तो अब एक आम आदमी, आम सिटीजन भी अगर कोई सड़क चलता हुआ है, वो कहता है कि जी मुल्क का ये हाल जो है ना, ये एजेंसीज ने किया है। तो क्या ये वजह है इनकी घबराहट की, या किस लिए ऐसी बात कर रहे हैं? देखिए जी, बहुत सी वजूहात हैं। एक तो वो जो पहले हमने बात की कि वो अपनी अपनी अपना एक पैट्रियटिज्म जो है वो साबित करना, पहली बात। दूसरा एक एक पब्लिक कंजम्पशन के यार हमारी पॉलिसी वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, और हम अपने असूली मौकफ वो जो इन्वर्टेड कॉमर्स में उसके ऊपर कायम है। और इंडिया को हम किसी किस्म की कोई रियायत और नरमी देने को तैयार नहीं है जब तक कि कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। तो ये इस किस्म की बातें जो हैं ये की जाती हैं। और तीसरा ये भी है कि अपनी अहमियत का एहसास दिलाना कि जनाब वो तो जी अगर हम नहीं होंगे तो फिर वो अटैक हो जाएगा। और वो तो जी इंटिमिडेट कर रहे हैं हमें, और हम हमारे ऊपर जारहाना अज़ाइम रखते हैं, इस किस्म की बातें, ताकि ये है कि हमारी अहमियत बढ़े। और फिर अभी बजट भी आने वाला है, तो बजट से पहले इस किस्म की बातें आप देखें, कई साल पहले आप देखें, कई सालों से ये बातें बजट आने से पहले शुरू हो जाती हैं। थ्रेट परसेप्शन जो है उसको बहुत ज्यादा एक प्रोजेक्ट किया जाता है और बताया जाता है कि यार ये तो बड़ा मसला हो सकता है और इस मसले का हल हम ही है, लिहाजा फिर जरा थोड़ा सा अ, हाथ हौला रखें डिफेंस बजट सर इस में जरा। मसले का हल तो नहीं, लेकिन इस मसले की वजह जरूर ये लोग हैं। लेकिन सर कश्मीर के ऊपर जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की जा रही है, भारत के पास जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के, वहां पे मॉल्स बन रही हैं और डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स जो है उन्होंने शुरू किए हैं। तो आइंदा तो लगता है कि जो मुकाबला होगा या जो बहस होगी कश्मीर पे, वो इसी चीज को लेकर होगी। अगर वो इतना डेवलप कर देंगे अपनी साइड के कश्मीर को, और हमारी तरफ का कश्मीर सबको मालूम है वहाँ क्या हालत है, मोबाइल सर्विसेज तक ठीक नहीं चलती, रोड्स ठीक नहीं बनी हुई, तो ये कैसे मुकाबला करेंगे? और आपको नहीं लगता कि इस तरह का कुछ हो नहीं सकता, मतलब कश्मीर ये ले नहीं सकते इंडिया से? और तो बेहतर यही है कि जो हिस्सा इनके पास है उसको थोड़ा, उसको डेवलप करें और थोड़ा दिखाएं कि हाँ जी हम भी जो है इस जगह को बना रहे, बजाय इसके कि उनका जो है वो बहुत अच्छा बन जाए और यहाँ वाले लोग कहें कि जी इससे तो बेटर था कि हम वहीं पे, मतलब उनके साथ होते तो यहाँ पे भी कुछ डेवलपमेंट हो जाती। जी जी बिल्कुल, आप देखिए ना कि वहाँ पे बेपनाह इन्वेस्टमेंट की जा रही है, और अब तो गल्फ कंट्रीज ने भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं। और उसके बरक्स अगर आप जो हमारे वाला कश्मीर है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर जो है, उसमें आप जाके देखें तो हम तो बहुत पीछे हैं। और यहाँ पे अभी प्रॉपर रोड्स नहीं बन सकी। यहाँ पे आज भी आपने अगर फर्ज करें जाना है इस्लामाबाद से, आपने मुजफ्फराबाद जाना है, तो वो कोई इतनी अच्छी रोड नहीं है। वो दो रोड्स जाती हैं, और वो दोनों की हालत अच्छी नहीं है। और वहां पे तो अब वो 5 स्टार होटल्स बना रहे हैं, और इतना कुछ वो
इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे, और फॉरेन कंट्रीज को वो ल्योर कर रहे हैं कि आपको हम ये इंसेंटिव्स दे रहे हैं और आप यहाँ आए और आके इन्वेस्ट करें। तो अब तो यकीन करें कि लगता है कि कल को यहाँ की कश्मीर के जो लोग हैं वो हसरत से उन कश्मीरियों को देखेंगे जो वहां पे हैं, क्योंकि अगर लेट से कोई रेजिस्टेंस है भी तो वो कुछ 4-5 अजला है जहां तक है कश्मीर में, और जी। उसको बहुत हद तक उन्होंने काबू कर लिया है। और अब वो सारा फोकस उनका है कि डेवलप किया जाए इसको, और जितनी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है उतना ज्यादा फिर इस बात का इम्कान बढ़ता चला जाता है कि रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। रेजिस्टेंस वहां पे होती है जहां पे के इकोनॉमिक इश्यूज ज्यादा होते हैं, वो उनको आप खत्म कर दें आहिस्ता आहिस्ता, वो तो फिर वो उस तरह वो रेजिस्टेंस भी नहीं रहती। तो इंडिया बड़ा फोकस कर रहा है इसके ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर दूसरी तरफ पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तो ना तो इनसे इकोनॉमी काबू में आ रही है, ना ही सिक्योरिटी काबू में आ रही है। टीटीपी के भी हमने देखा किस किस्म के अटैक्स चल रहे हैं, और कहा तो यही जा रहा है कि जी ऑपरेशन शुरू कर दिए इन्होंने। लेकिन आपको लगता है कि गवर्नमेंट इस वक्त जो गवर्नमेंट मौजूद है उसमें और पीटीआई में जो डायलॉग चल रहे हैं, क्या वो कोई नतीजा निकलेगा उसका? और ये टीटीपी की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? पूरी टाइम जब ये आए थे DGISPR तो इन्होंने सिर्फ भारत का जिक्र किया, इन्होंने अफगानिस्तान बॉर्डर का कोई खास जिक्र नहीं किया। उसकी क्या वजह है? क्या वो इस्लामिक कंट्री होने की वजह से इस किस्म का जो हमारे यहाँ चूरन बेचा जाता है कि जी वो हमारे भाई हैं क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, चाहे वो जितना मर्जी मार लगा रहे हो, लेकिन ये कि उनकी तरफ जरा हाथ वाला ही रखा जाता है अफगानिस्तान की तरफ। असल में जो हमारी अफगान पॉलिसी है ना, वो इस वक्त शदीद कंफ्यूजन का शिकार है। इनको समझ ही नहीं आ रही कि इन्होंने तालिबान के साथ कैसे डील करना है, टीटीपी के हवाले से इनका क्या स्टांस होना चाहिए, इनको समझ ही नहीं आ रही अभी तक। ये अभी तक कंफ्यूज्ड है। और ना सिर्फ ये अफगान पॉलिसी के हवाले से, जो हमारी इवन इंडिया पॉलिसी है, हमारी जो चाइना पॉलिसी है, हमारी जो अमेरिका के हवाले से पॉलिसी है, मतलब पूरी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका अभी एक अजीब सा एक एक मलगूबा बन गया है। और उसमें से अब सिरा कहाँ से पकड़ना है और किस मुल्क के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, इनको यही नहीं समझ आ रही अभी तक। और हर कोई भांत भांत की बोलियां बोल रहा है। तो अब ये इनके लिए बहुत बड़ा एक दर्द सर बन चुके हैं ये, जो खास तौर पे जो टीटीपी है। अभी आप देखें ना कि पिछले कुछ अरसे में कितनी वारदातें हुई हैं दहशतगर्दी की। मतलब आप ये देखें कि 100 से ज्यादा हमारे पुलिस के जवान जो हैं वो शहीद हुए इधर पेशावर में। और इन्होंने कहा था जी अब ये एक एपीसी बुलाएंगे और ये डिस्कस करेंगे, और वो आज तक वो मसला हल नहीं, वो नहीं बुलाई जा सकी आज तक। तो इनको पता ही नहीं, इनको ये नहीं अभी तक तो ये तय नहीं कर सके जी कि इनको जो जंगजू कहना है, इनको दहशतगर्द कहना है, इनको अस्करियत पसंद कहना है इनको कहना क्या है, ये है क्या? इमरान खान साहब उस शख्स को जो इंटरनेशनल टेररिस्ट था, उसामा बिन लादेन, उसको वो शहीद कह रहे थे। बिल्कुल। तो ये एक अजीब किस्म का कंफ्यूजन है। और यकीन कीजिए इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हम इंटरनेशनली मुकम्मल तौर पे आइसोलेट हो चुके हैं। कोई बिल्कुल। मुल्क हमारे ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, ना अमेरिका, ना चीन, ना भारत, ना ईरान, ना अफगानिस्तान। हर मुल्क जो है वो हमें शक की नजर से देख रहा है। हमारी इकोनॉमी बिखर चुकी है। हमारे मुल्क के अंदर जो एक नेशनल इंटेग्रेशन थी वो मुकम्मल तौर पे उसका जनाजा निकल चुका है। सॉरी मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यानी इवन इदारों के अंदर तकसीम हो चुकी है। आप जुडिशरी में चले जाएं, आप स्टैब्लिशमेंट की तरफ देखें, आप पीडीएम में देख लें, आम सोसाइटी में देख लें, घरों में देख लें, फैमिलीज तकसीम हो चुकी हैं। बिल्कुल। तो यानी ये हालात इस वक्त हमारे मुल्क के बन चुके हैं कि आपको किसी भी शोबे में आपको नहीं लगता कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं, बल्कि पीछे की तरफ जा रहे हैं।
हमारे तालीमी इदारे जो हैं उनमें अगर आप देखें तो वहां पे अजीब किस्म का सिलसिला है कि टीचर्स क्लासरूम्स में घबराते हैं लेक्चर देते हुए, यार कोई ऐसी बात ना मैं कर दूं कि वो स्टूडेंट कोई मेरी वीडियो बना ले और मेरे ऊपर कोई इल्जाम लग जाए। ये हाल हो चुका है। मदरसों में क्या हो रहा है अभी देख लें, वो क्या हुआ है एक बच्चे के जी साथ। और बिल्कुल सर, ये चीज तो बढ़ती जा रही है सर। ये मदरसों में जो हरकतें हो रही हैं बच्चों के साथ, वो चीज तो रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। और उसके बाद कोई किसी किस्म का एक्शन भी नहीं होता, लोग डर जाते हैं बात करते हुए। कोई एक्शन नहीं होता। यही लोग हैं, यही मौलाना हजरात, किसी बेचारे पे कोई एक अनपढ़ आदमी है, उसने कोई कागज कहीं पे उसको हम्म पता भी नहीं क्या लिखा हुआ है, वो हम्म उसके हाथ से गिर गया तो उसको पकड़ के उस पे वो इल्जाम लगा देते हैं हम्म और कि जी इसने तो तौहीन मजहब की है। और जब इस तरह बच्चों का रेप होता है या कोई अपनी बेटी के साथ कोई हम्म ज्यादती करता है, या अभी आपने अभी हम्म, चल रही है, वो भी न्यूज चल रही है, वो जी बंदा एक पकड़ा गया, जी तो इस पे खामोश हो जाते हैं बिल्कुल। हम्म इस पे इनको कोई तकलीफ नहीं होती। हम्म वो ठीक है, लेकिन कोई बेचारा मसीही कोई हम्म सफाई करने वाला, उसके हम्म ऊपर इल्जाम लगा देंगे। कोई माजूर, ज़हनी तौर पे माजूर बच्ची, वो रिमशा हम्म मसीह, उस पर इल्जाम लगा देंगे। हम्म। भट्टे में काम करने वाली औरत है, उस पे इल्जाम लगा देंगे, जिंदा जला देंगे, बस्तियां जला देंगे। सर वो वहां तो पे हमने सर हमने अपनी माइनॉरिटीज का भी बहुत बुरा हाल कर रखा है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो सर। वहां पे ये मियां मिट्ठू जो है सिंध में, ये हर साल 1,000 से ज्यादा बच्चियां अगवा करके ले जाता है, उनके मजहब जबरदस्ती चेंज करवा के शादियां करवा देता है। कोई आवाज नहीं उठती, सबको मालूम है, लेकिन सब चुप रहते हैं। अजीब सब सी चुप बात है। रहते हैं, सब चुप रहते हैं। यानी आप बात करते हैं जी कि जी माइनॉरिटीज के साथ बर्मा में क्या हो रहा है और हम्म फिलिस्तीन में क्या हो रहा है और हम्म इंडिया में क्या हो रहा है, लेकिन आप जब अपने मुल्क की बात आती है तो आप खामोश हो जाते हैं बिल्कुल। हम्म, आप वो सुनना ही नहीं चाहते कि सिंध बिल्कुल। में हिंदू लड़कियों के साथ क्या हो रहा हम्म है। आप सुनना ही नहीं चाहते कि जो हम्म हजारा कम्युनिटी है बलूचिस्तान की, उसके हम्म साथ क्या हो रहा है। जो हम्म यहाँ पे हमारे मसीही बहन भाई हैं, हम्म, उनके साथ क्या बिल्कुल। सलूक इख्तियार किया जा रहा है। और मतलब हर एक के साथ जाके और शरारत करना, हम्म शरारत। अब वो लाहौर में एक बस्ती है यूहन्ना, यूहन्नाबाद, क्रिश्चियंस हम्म रहते हैं वहां। हम्म अब वहां जाके तो स्ट्रीट्स के नाम लिख दिए जी, अबू बकर हम्म स्ट्रीट, उमर स्ट्रीट, उस्मान स्ट्रीट, अली स्ट्रीट, हम्म खालिद बिन वलीद स्ट्रीट, ये इस तरह की है जी। और सिर्फ एक मतलब दूसरों को तंग करने के लिए, परेशान करने हम्म के लिए। वो एक एमएस लाल साहब थे, मेंबर थे एफबीआर में। हम्म तो वो कहते हैं, वो हिंदू थे, वो सखर के रहने वाले। तो वो बताते थे कि वो जब ये बड़ी ईद होती थी तो सखर में उनका जो घर था, तो वो, अब आपने अगर गाय को ज़िबा करना है तो आप एक साइड पे ले जाएं उसको। वो कहते हैं हमारे सही। घर के सामने ला के उसको ज़िबा करते थे, घर के सामने ला के, सिर्फ सिर्फ चढ़ाने के लिए। हाँ परेशान करने के लिए और बिल्कुल। चढ़ाने के लिए, तंग करने के हम्म लिए। वो उधर ही एक सखरी के पास ना एक हम्म वो मई कालका का एक जगह है, एक मुकद्दस जगह है हिंदू कम्युनिटी की, माई कालका। एक गार है और उस गार हम्म के अंदर वो एक खातून थी जो कि एक सेंट थी। वो वहां उस गार में वो इबादत करती थी जाकर। तो वो बिल्कुल उसके सामने ना वो एक बड़ा सा मदरसा बना दिया है, वो उसके सामने। सिर्फ वो, हम्म आप एक साइड पे भी बना सकते हैं, उससे कुछ फासले पे भी बना सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल उसके वो सामने वहां पे हम्म बनाया है। तो ये तो करते हैं इस तरह से। ये लड़कियों को अगवा कर लेंगे, छोटी छोटी बच्चियां, 12 साल हाँ की बच्ची बिल्कुल। जिसको पता ही नहीं किसी चीज का, उसको अपने मजहब का नहीं पता। हाँ उस बिल्कुल। बच्ची को अपने मजहब के बारे में नहीं पता, तो वो एक दूसरा मजहब जो है वो इख्तियार हम्म करेगी और फिर वो उसकी शादी करेंगे वहां पे। और फिर उस पे कदगन एक तरह की लग हाँ जाएगी कि अब ये अपना मजहब वापस हाँ तब्दील नहीं कर सकती, तब्दील करेगी तो इसकी सजा ये है।
बिल्कुल। और तो ये चीज सिर्फ बच्चियों के साथ होती है, मतलब लड़कों को इस्लाम इम्प्रेस नहीं कर रहा कि वो भी कोई हो रहे हाँ, होते। अगर इनका यही दावा सही समझा जाए कि जी वो इस्लाम से मुतासिर होकर जो है उस रिलीजन में आए, तो सिर्फ बच्चियां ही क्यों होती हैं? 12 साल की, 13 साल की, 11 साल की, मतलब अजीब इन्होंने एक जैसे कहना चाहिए कि बेघड़ती में, सॉरी टू से, फैला हाँ, रखी है, हाँ, और हाँ, उसके हाँ बाद जी। शर्म भी नहीं आती इनको। देखिए ना, वो तो डबल डबल स्टैंडर्ड्स तो हमारे हैं ना। हाँ। अभी वो मेरा एक दोस्त है, वो फ्रांस में होता है, हम्म। अदनान उसका नाम है। तो हम्म। अदनान यहाँ पाकिस्तान आया, उसकी बीवी फ्रेंच है, हम्म। मिशेल उसका नाम है। तो वो जब यहाँ पाकिस्तान आया तो वो कहता है कि वो मैं उसे ले आया यहाँ पे। अब वो अगर किसी शादी पे गए हैं या किसी के घर गया तो एक ही सवाल सबसे पहले किया जाता था, ए मुसलमान हो ये, इस्लाम कबूल कीता, कलमा पढ़े या अच्छा वो ये उसके बारे में। हम्म। और इसके बरक्स आप ये देखें कि अगर कोई मुसलमान लड़की किसी गैर हम्म। मुस्लिम से शादी कर ले तो वहां पे फिर आपको बहुत तकलीफ होती है जी। यानी आप बेशक किसी मजहब की लड़की से शादी कर लें, वो ठीक है, लेकिन लेकिन हाँ। आपकी लड़की जो है वो शादी करे तो वो तो जनाब, वो तो इवन आपके मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने भी अपनी बच्ची को आग कर दिया हम्म। था कि उसने एक पारसी से बिल्कुल। शादी की थी, हालांकि खुद उन्होंने हम्म। पारसी औरत से शादी की थी। ये तो है जिन्ना जी। साहब के अपने, जब जिन्ना साहब जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनके इतने डबल स्टैंडर्ड्स थे, तो पाकिस्तानियों के क्यों नहीं होंगे? अगर हम उन्हें बाबाए कौम कहते हैं, तो बाबाए कौम के इतने डबल स्टैंडर्ड्स थे, तो फिर देखें तो जी, हमारे तो बनते हैं। देखें जी, वो जो आगा खान, जिन्होंने आगा खान थे स्वयं मुस्लिम लीग बनाने वाले, हम्म। वो रीटा हेवर्थ ईसाई से शादी कर रहे हैं। हम्म। हम्म। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, वो एक ईसाई औरत एमा वेगनास्ट के इश्क में मुब्तला हो गए। अच्छा बिल्कुल। जी, जिना जो है उन्होंने एक हम्म। पारसी औरत से शादी की। हम्म। और लियाकत अली खान की जो बीवी थी, आ, वो भी क्रिश्चियन थी, फिर बाद में वो हम्म। मुसलमान हुई या नहीं, जो भी हुई। तो मतलब ये कि इस्लाम के नाम पे जिन लोगों ने ये मुल्क बनाया, उनको इस्लाम में कोई एक भी लड़की नजर नहीं आई। मतलब ये हैरत की बात कि सब ने गैर मुल्की, हम्म। यानी यानी इस्लाम से बाहर की औरतों से हम्म। शादियां की। तो ये मतलब डबल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे। लेकिन अगर इनकी अपनी बेटियां जो हैं वो किसी गैर मुस्लिम हम्म। से करेंगी तो फिर ये इनको बहुत तकलीफ होगी कि यार ये क्या मगर किया है अभी इसने। देखिए ना, फातिमा भुट्टो ने की तो उस बेचारे को कलमा पढ़ा दिया, हालांकि वो वैसे ही रह सकता था, लेकिन नहीं, अब ऐसे रह उसको सकता उसका था। नाम चेंज करके, हाँ, जिब्रान नाम रख दिया, नाम भी बदल दिया बेचारे का, हाँ, और नाम ऊपर ही से बदल उसको दिया। कलमा भी पढ़ा दिया। हाँ, हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही। तो ये तो है ना जी हमारे यहाँ। और आप वो देखिए, यूसुफ योहन्ना जो है, हम्म। यूसुफ योहन्ना के साथ कोई बैठ के खाना नहीं खाता था। हाँ। और फिर बिल्कुल। उसको अपना नाम बदलना पड़ा, उसको मोहम्मद यूसुफ अपना नाम रखना पड़ा। हम्म। और आप बेशक आप कन्वर्ट भी हो जाए ना, तो फिर भी आपका हाँ। स्टेटस वो बराबर वाला नहीं ये देते आपको। बिल्कुल। हाँ, नहीं फिर भी होता। आपको कुछ एक खास अल्फाज से याद किया जाता हाँ, बिल्कुल ऐसा है। तो ही है। ये तो है बर्तन हमारे भी यहाँ अलहदा मतलब। रखे जाते हैं सर, बर्तन भी अलहदा रखे जाते हैं अक्सर, तो बर्तन ये भी। अलहदा रखे जाते हैं। मैं आपको जो बताऊं, मेरे एक दोस्त झंग में हम्म। प्रिंसिपल थे एक कॉलेज के। और हम्म। उसी कॉलेज में एक अंग्रेजी के प्रोफेसर थे जो अहमदी थे। तो हम्म। वो उनके जो बर्तन थे वो अलहदा रखे जाते थे। और हम्म। जब वो रिटायर हुए तो रिटायरमेंट पे आमतौर पे वो कॉलेज में एक फेयरवेल एक पार्टी होती है। तो हम्म। फेयरवेल पार्टी जब हुई तो उसमें 10% जो स्टाफ था वो आया, 90% स्टाफ आया ही नहीं। कि यार चलें, एक लंबे अरसे से हमारा कॉलीग था, कता नजर इसके कि हाँ। उसका क्या अकीदा था, वो हम्म। आए ही नहीं उसमें फेयरवेल पार्टी में। तो अब हम तो खुद तो ये कर रहे हैं, लेकिन हमें बड़ा दर्द होता है कि जब वो फलस्तीन में अगर कुछ होता है, हम्म। बर्मा में बिल्कुल। होता हाँ। है जी। अच्छा सर, हमारे जो वो होते हैं, मजार होते हैं, या इस किस्म की दरगाहें जो होती हैं, वहां पर अगर कोई ऐसा आ जाए जो नॉन मुस्लिम हो, वहां के चादर चढ़ाए या दुआ पड़े, तो हम बड़े खुश होते हैं
देखो देखो जी, यहाँ पर आके उसने चादर चढ़ाई है या दुआ पड़ी है। लेकिन अगर कोई, जैसे अभी फातिमा भुट्टो की पिक्चर्स आ रही हैं कि जी वो मंदिर गई और वहां जाकर उन्होंने जो वहां की तरीका होता है मंदिर में, जिस तरह से रसूमात होती हैं वो की हैं, तो उसके ऊपर इतनी बातें बन रही हैं कि देखो जी ये तो बड़ा कुफर करके आ रही है। मतलब अजीब किस्म के डबल स्टैंडर्ड हमारे हैं हमेशा से। और उसके बाद कोई सुधरने का नाम नहीं ले रहा, जितनी मर्जी पढ़ाई कर लें, कुछ कर लें, इसी तरह के लोग हैं सब। नॉन मुस्लिम्स को तो हम वैसे ही खुद ही मुस्लिम बना देते हैं ना। हम्म। हमने तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को भी मुसलमान बना दिया। हमने वो जो खातून थी, जर्मन खातून थी, हम्म। क्या नाम था उनका, अ, उनको भी हमने हम्म। मुसलमान बना दिया। हम्म। आ, मतलब ये कि एक अजीबो गरीब किस्म की एक सूरत हाल है, कुछ समझ नहीं आती कि किस तरफ जा रहे हैं, क्या हमारी सोच क्या है, हमने करना क्या है। मतलब हर तरफ से एक कंप्लीट कंफ्यूजन है। लेकिन सर सबसे ज्यादा हमें पहचानती भी इस्लामिक कंट्रीज ही हैं। वो हमें पैसा नहीं देती आराम से, जितने आराम से हमें जो काफिर कंट्रीज हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, या यूरोपियन कंट्रीज हो, वो जितने आराम से हमें फंड्स दे देती हैं, उस तरह से इस्लामिक कंट्रीज, ये जो OIC एक इन्होंने बना रखा है, वो बिल्कुल मुंह नहीं लगाते। ना सऊदीज और ना ही कोई ऐसे बुला के ऐसी झाड़ पड़ती है इन लोगों को जब ये जाते हैं, हमारे लीडर या जो लोग भी जाते हैं, इवन आर्मी चीफ भी जाते हैं पैसे मांगने। तो इन लोगों को इस्लामिक कंट्री वाले जो हैं वो ही सीधा रखते हैं पाकिस्तान को। उनको समझ आ गई हुई है ना जी। वो उनको काफी अरसे से समझ आ गई है कि ये आएंगे, गले मिलेंगे और साथ ही जेब में देखेंगे कि पैसे कितने पड़े हुए हैं, तो हम्म। अब ये निकालने कैसे हैं इनके। तो उनको ये समझ आ गई हुई है, अमरीकियों को भी समझ आ गई है कि जी हमसे पैसे लेते रहे और वही पैसे हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल होते रहे। तो अरब खासे अब समझदार हो चुके हैं, दुनिया समझदार हो चुकी है, चीन समझदार हो चुका है। तो आप देखें ना कि अभी अभी तक वो IMF के साथ जो इनकी जो डील थी वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सकी। हम्म। अब इसहाक डार साहब जो है वो पिछले, यानी आप देख लें फरवरी से अब ये मई शुरू हो चुका है, वो लगे हुए जी, पर ये जी 2 हफ्ते, 2 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ते। सर इनको चाहिए कि थोड़ा मतलब इंडिया की तरफ भी ध्यान दें। फोर्थ पे चले गए, फोर्थ या फिफ्थ पे चले गए वो इकोनॉमी में, और कोशिश करें, हो सकता है नरेंद्र मोदी कुछ दे दें इनको, इनके भी मुंह बंद हो जाएंगे और कुछ कहने के काबिल नहीं रहेंगे फिर ये इंडिया को। जैसे मैंने अपने एक शो में कहा था, जैसे कुछ बोलने लगे तो ठक करके मोदी जी को चाहिए कि पैसे वापस मांग ले, चुप हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये आखिरी हरबा यही रह गया इंडिया से बदला लेने का, कि उनके पैसे लेके खा आखिरी जाए। आखिरी हरबा यही रह गया है। और वो बल्कि मेरे एक सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे मेरे एक दोस्त हैं, वो कह रहे हाँ। थे यार कि अब $1 बिलियन के लिए आप लोग जाके हम्म। अमेरिका और IMF के सामने आप नाक हम्म। रगड़ रहे हैं यार। आप हम्म। हमारे से तल्लकात अच्छे कर ले, आप मोदी जी को कहें, वो एक क्या $2 बिलियन आपको उठा के दे हम्म। देंगे यार, ये लो इस्तेमाल करो इसे, बिल्कुल। हम्म। ये ले लो। ऐसा ही है। ऐसा है ही है। जी। हम्म। मतलब आपने सर वो यानी बेचारे IMF से, वैक्सीन भी दे चुके हैं सर, कोविड वैक्सीन हो, कभी मेडिसिन हो, जिस चीज के लिए भी कभी पाकिस्तान को जरूरत पड़ी है तो भारत ने कभी पीठ नहीं दिखाई। ये तो हाँ हमारी जी, हिस्ट्री में कभी पीछे नहीं हटे। कोविड के जमाने ऐसी में भी उन्होंने वैक्सीन भेजी है। ऐसी जब फ्लड आता है तो वो ऐसी मदद करते हैं, अर्थक्वेक में वो सामने ऐसी खड़े होते हैं। हालांकि ऐसी बेचारे, हम इससे आधी बात भी आम लोग एक दूसरे को कह दें तो लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते हैं, लेकिन इंडिया के लोग ऐसा नहीं करते। लेकिन यहाँ इन लोगों को अकल नहीं आती। नहीं नहीं, ऐसा मैं आपको बताऊं, ये इन्होंने खामखा, यानी इवन पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है उसको इतना मुश्किल बनाया हुआ है हम्म। कि आप उनके लिए आना खासा मुश्किल है। फिर वो ज़ाहिर है टेट फॉर टैट होती है कि जो पॉलिसी आप इख्तियार करते हम्म। हैं दूसरी तरफ से भी फिर वैसी पॉलिसी, यानी हमारी इंडिया के साथ जो पॉलिसी है वो तो आवरली बेसिस पे तब्दील होती है। यानी आपको मैं बिल्कुल। बताऊं कि 2014 में मैं फरवरी में गया था इंडिया दोस्तों से मिलने के लिए। तो 5 शहरों का वीजा देते हैं वो, तो हम्म। मैंने 6 का मांगा, उन्होंने 6 का दे दिया। और उसी साल दिसंबर में एक शादी पे हमने अमृतसर जाना था, तो मैंने उन्हें 5 शहरों का कहा तो एक शहर का वीजा उन्होंने दिया।
और बड़ी मुश्किल से फिर वो दूसरे शहर का वीजा भी मिला, और वो सिर्फ इस वजह से था कि उस वक्त हमारी तरफ से भी इसी किस्म का हम्म, ट्रीटमेंट हो रहा था। तो वो फिर जाहिर है कि यहाँ से हो फिर वो वैसे करते हैं, वो टेट फॉर टैट फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल। में चलता है। लेकिन ये है कि अगर आप वीजा रिजीम रिलैक्स कर दें, आप ये जो अखबारों और किताबों मैगजीन्स के ऊपर जो पाबंदी है वो हटा दें, तो मेरा ख्याल है कि ये इससे बहुत फायदा होगा, हमारा फायदा होगा। बिल्कुल। आप यकीन कीजिए कि 90% जो किताबें हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक्स पढ़ाई जाती हैं, या जो यहाँ पे मार्केट में जो गाइड्स अवेलेबल हैं या मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की जो किताबें, उनमें से 90% किताबें या तो इंडियन ऑथर्स की लिखी हुई है या उनका चरबा है। बिल्कुल। तो कम से कम अब वो यानी जो किताबें यानी दुबई जा रही हैं और फिर दुबई से आ रही हैं, हम्म, यार आप वाघा से आप क्यों नहीं वो मंगवा लेते? आप लेकिन प्याज वाघा से क्यों नहीं मंगवा लेते? आप बिल्कुल ऐसा मेडिसिन ही है। क्यों नहीं मंगवा लेते? मेडिसिन सर मंगवा बिल्कुल लें। सर, फिर ये कैसे साबित करेंगे कि टू नेशन थ्योरी सही थी? सर फिर तो ऐसे लोग निकल आएंगे ना जो मेरी तरह कहते हैं कि नहीं जी, टू नेशन थ्योरी जो थी वो ठीक नहीं थी और हम उस पर बिलीव नहीं हाँ, करते। सर आपको जाते जाते मैं ये भी कहूँ, लास्ट में आपको यकीनन पता होगा, नहीं तो एक क्लिप है मेरे पास, तो मैं आपको भेज भी दूंगी। उसमें बात की जा रही है कि मिस्टर जिन्ना के ऊपर जो है कोई पीएचडी नहीं कर सकता पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अगर पीएचडी की तो बहुत सी ऐसी बातें निकल कर आ जाएंगी सामने जो कि यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आएंगी, जिन्होंने उनको बाबा कौम समझा है या बनाया है। ये चीज बाकायदा एक साहब ने टीवी चैनल पे बैठ के कहा है, और वो क्लिप मेरे पास मौजूद है कि वो मेरे ख्याल मतीउल्लाह जान साहब का इंटरव्यू वो ले रहे हैं, और दूसरी तरफ कौन साहब है उनका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में मिस्टर जिन्ना पे पीएचडी नहीं की जा सकती, और उसका रीजन यही है कि अगर पीएचडी किसी ने की तो बहुत सी ऐसी बातें निकलेंगी जो कि पब्लिक में आम होंगी और फिर पब्लिक को अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए ये पाबंदी लगा रखी है। अब जी आप सोचें कि जी। लेकिन आपको ये भी मैं बताता चलूं कि हमारे एक दोस्त हैं, आपके भी हैं दोस्त, वो डॉक्टर इश्तियाक, उन्होंने हम्म, जिना के ऊपर एक किताब लिखी है, जी और वो समझ लें कि वो डबल पीएचडी है, और वो बिल्कुल। किताब मार्केट में अवेलेबल है। और उस किताब में उन्होंने जिना को हर एंगल से और हर डायमेंशन में एनालाइज कर छोड़ा हम्म, है उस किताब में। तो बिल्कुल। अब जो दौर है इसमें आप लोगों से क्या छुपाते हैं? अब तो हम्म, दुनिया की हर चीज जी। इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप लोगों को बिल्कुल ऐसे क्यों ही। समझते हैं कि वो, अगर आपने चंद साइट्स बंद कर दी इंडिया की, या जी। आपने रिसाले नहीं आने दिए, हम्म, तो उससे आपका क्या ख्याल है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा? किसी को यानी कोई 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 सोर्स ही और नहीं है दुनिया में। बिल्कुल। सर ये इनकी सबसे बड़ी बेवकूफी है कि ये ऐसा समझते हैं। पता नहीं किस बहुत। दौर में रह रहे हैं। यहाँ पे सर जी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपका, आपसे बातें करने में मुझे पता ही नहीं लगा टाइम का, और बहुत अच्छा लगा, और आई होप कि जल्दी दोबारा आपसे मुलाकात होगी और हम बहुत सी मजीद बातें कर सकेंगे और आपसे बहुत कुछ सीख सकेंगे। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी बहुत मच, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर। आरजू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।